नमस्कार। करते हुए साधना के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत। मैं अभिजीत घोरपड़े। आज हम जिनसे बात करने वाले हैं उनको प्यार से लोग भाई जी कहते हैं, जिन्होंने पानी, नदियाँ इनके बारे में बहुत सारा काम किया है, जिनका काम शुरू हुआ है राजस्थान से और वो महाराष्ट्र से लेकर भारत के कई सारे प्रदेशों में काम करते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं। हालांकि जिसके कारण हमारा पानी बचा रहे, हमारी नदियाँ शुद्ध रहे, उनका अगर उनके शब्दों में कहे तो सदा रहे और वो स्वच्छ रहे। तो ऐसे है श्रीयुक्त राजेंद्र सिंह जी राणा। नमस्ते। नमस्ते। भाई जी का परिचय अगर करना है, उनके बारे में अगर कहना है तो कई सारे उनको पुरस्कार मिले हैं, बहुत सारा उन्होंने काम किया है, मगर सबसे बड़ा पुरस्कार जिसको हम कहते हैं वो है, जिसे पानी का नोबेल कहा जाता है, वो है स्टॉकहोम वाटर प्राइज, जो उनको 2015 साल में मिला। उससे ही पता चलता है कि उन्होंने पानी के बारे में कितना तात्विक तौर पर विचार किया है और कितना काम किया है। उसके साथ साथ मैगसेसे अवार्ड भी मिला है उनको, जमनालाल बजाज पुरस्कार हो या कई सारे ऐसे पुरस्कार उनको मिले हैं। मगर मैं सबसे अहम पुरस्कार मानता हूँ वो है लोगों का प्यार। जहां जहां भी जाते हैं उनको लोगों का प्यार मिलता है, क्योंकि वो जिस तरह से पानी की और नदी की बात करते हैं वो लोगों को भा जाती है, लोगों को बहुत अच्छी लगती है, लोगों के दिल तक वो पहुंचती है। ऐसे श्रीयुक्त राजेंद्र सिंह जी राणा भाई जी, नमस्ते। 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 शुरुआत तो हम गप्पे ही मारेंगे। मुझे तो कई सारे आपके चरित्र के, आपके जीवन के कई सारे चीजें पता है, लोगों को वो पता चले, इसके बारे में हम अब बात करेंगे। लोगों को कुतूहल है कि आपका बचपन किस तरह से रहा, मतलब जो व्यक्ति आज जल पुरुष जिनको कहा जाता है, प्यार से भाई जी कहते हैं, पानी के बारे में इतना चिंतन करता है, उस व्यक्ति का बचपन कहाँ और कैसे रहा, वहां से हम शुरू करेंगे और बाद में कई सारी बातें करेंगे। दिल्ली के पास एक गांव है डोला, वहाँ मेरा जन्म हुआ और मैं जब स्कूल में आया तो मेरा स्वभाव बचपन से ही ऐसा था कि मेरे पास जो भी कुछ है वो मैं अपने साथियों को दे देता था। तो कई बार ऐसा हुआ कि मेरी कलम, मेरी तख्ती, पहले तख्ती पे लिखते थे, कलम दवात में। ये कब की बात है? ये बात है 60 की। अच्छा। तो मेरा जन्म हुआ 1956 में, तो मैं 5वीं 6वीं क्लास में आया था। तो मेरे पिताजी मुझे नालायक कहते थे। क्यों? वो कहते थे तू रोज कभी तख्ती दे आता है, कभी कलम दबा दे, लोगों को बांटता है इसलिए नालायक। और फिर जैसे मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मुझे, हमारी बहुत अच्छी खेती थी, तो मेरा मन खेती में बहुत लगता है। क्या उगता था? अरे भाई, उसमें गन्ना उगता था उस जमाने में। राजस्थान में? नहीं, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, बागपत जिला, दिल्ली के पास में। गन्ना उगता था, गेहूं था, सरसों, चना, सब तरह की फसलें होती थी और 3 फसलें होती थी साल में। गर्मी के दिनों में हम हमारे यहाँ ऐसे खेतों में मूंग बो देते थे, तो बहुत आनंद आता था। हर दिन तो कुछ ना कुछ आ रहा है, तो मैं बेसिकली किसान बनना चाहता था। लेकिन मेरे पिताजी नहीं चाहते थे कि मैं किसान बनूं। वो चाहते थे मैं जल्दी से जल्दी गांव छोड़ के निकल जाऊं। अच्छा, नौकरी करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए? हाँ, नौकरी करने के लिए ये गांव में। और वो जानते थे कि ये जो खेती का भविष्य है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जबकि वो इतने समृद्ध थे, सब कुछ था उनके पास। पर आई डोंट नो कि उनको ये इमेजिनेशन कैसे था कि ये जो खेती का किसान है उसकी हालत खराब होने वाली है। तो वो कहते थे कि भाई, मेरे दादा नहीं कहते थे, मेरे दादा जीवित थे, लेकिन दादा मुझे कभी नहीं चाहते थे कि मैं गांव छोड़ के जाऊं। दादा चाहते थे कि मैं गांव रहूं, पर मेरे पिताजी नहीं चाहते थे। तो फिर मेरा उन्होंने ही आयुर्वेद में पोस्ट ग्रेजुएशन कराया। फिर जब मैं पढ़ाई पूरी हो ही रही थी तभी सरकार में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैं जयपुर में ये जो भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ यूथ
अफेयर्स होता है, उसमें एक प्रोजेक्ट ऑफिसर होता है, उसमें सिलेक्शन हो गया तो वहाँ चला गया। 4 साल रहा सरकार में। लेकिन मैं जब अपने बचपने को याद करता हूँ तो मेरा बचपना कई मायने में थोड़ा थोड़ा अलग सा रहा। बहुत आनंद था बचपन में, बहुत सब तरह का। किस प्रकार का आनंद? मतलब गांव में रहते हैं, गांव में रहते, अपने लोगों के साथ रहना, शाम के वक्त रोज सब बच्चे बड़े सब इकट्ठे होते थे, सब खेलते थे गांव में, रोजाना शाम के वक्त खेलते, सर्दियों में भी खेलते थे हम लोग। और एक बड़ा बड़ा आनंद था, जैसे जिसको कहते हैं ना आनंद ही आनंद, वो दिन था बचपने का। और उस बचपने में बहुत मन में ये होता था कि गांव में ही रहे, पर पिताजी नहीं चाहते थे, तो इसलिए फिर हम छोड़ के चले गए। 1980 में जयपुर हमारा फर्स्ट पोस्टिंग हुआ, जयपुर सिटी। अच्छा, 80 में। हाँ, और 4 साल सरकार में रहे। फिर सरकार में लगा कि यार इस इतनी बड़ी मशीन में अपने को एक पुर्जा बना के घिसने की क्या मजबूरी है, क्यों हम अपने को एक पुर्जे की तरह घिसें और हर दिन रिपोर्ट पे रिपोर्ट बस साइन करके भेजते रहना, तो कंफर्टेबल नहीं था मैं। इसलिए मैंने रिजाइन किया, और रिजाइन करके मेरे रिजाइन करने की भी बड़ी अजीब घटना है। मैं जब भारत सरकार ज्वाइन किया तभी मेरे पिताजी ने मेरी शादी कर दी। और कितने साल के थे? और तब मैं करीब 22-23 साल का हुआ। भाई सरकार में तो आप 21 साल से ज़्यादा ही जाते हैं, उससे पहले तो जा नहीं सकते, तो उसी साल शादी कर दी। तो फिर तो पत्नी के साथ सब भूल गए, हम क्या है वो भी भूल गए। 3-4 साल तो बस पत्नी के साथ रहते थे जयपुर में, सब भूल गए। फिर क्या हुआ कि पहला बच्चा होने वाला था, तो मेरी वाइफ को मेरी माँ के पास जाना था। हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन है कि बच्चा वहीं यहाँ पर भी ऐसे। तो फिर मैं अकेला हो गया। तो मेरे अंदर जो क्रोमोसोम्स थे वो फिर एक्टिव हो गए कि यार आखिर सर्विस क्यों कर रहे हैं हम, ऐसी क्या मजबूरी है, क्यों नहीं छोड़ते इसको। तो बस वो टाइम था 4-5 महीने 6 महीने जो मेरे लिए मन में क्या करना है, कुछ अच्छा करना, उसका कुछ मूर्त स्वरूप बिल्कुल नहीं था। वो ऐसा लगता था कि सरकार में हम इतनी रात दिन पागलों की तरह लगे रहते हैं और उसका कुछ आउटपुट नहीं है, फेक फॉल्स दिखता था, वो झूठ है। तो कंफर्टेबल नहीं था मैं। और ये था कि यार अपने आप करेंगे तो सोच के करेंगे ना, लोगों के साथ, लोगों को क्या अच्छा लगता है वो करेंगे ना, अब क्यों हम ये बेकार के काम में लगे। तो बस व्यवसाय करने की ना व्यवसाय तो कभी था ही नहीं। व्यवसाय तो देखो, सचमुच व्यवसाय का तो मेरे मन में कभी आया ही नहीं, जीवन में नहीं आया। खेती भी मैं व्यवसाय के लिए नहीं करना चाहता था, खेती में आनंद के लिए करना चाहता था कि खेती में जो आनंद है, और सबको सब कुछ मिलता है, चिड़िया को, पक्षी को, गाय को, भैंस को, सब कुछ तो सबको मिलता है यार उससे। इसीलिए तो हमने उसको उत्तम खेती मध्यम बान निषिद्ध चाकरी भीख निदान, सबसे उत्तम खेती इसीलिए थी कि उसमें गरीब को भी, हमारे यहाँ जो काम करने वाले लोग थे बड़ा आदर था उनको। हम अपने यहाँ काम करने वाले लोगों को चाचा ताऊ काका ऐसे बोलते थे। हमारे घर में इतने सारे लोग काम करने आते थे, पर कदाचित हम उनको नौकर की तरह नहीं बोलते थे। काका कहीं हाल है, कहीं ये ऐसे सम्मानजनक, और ये हमारे परिवार में सिखाया जाता था। वही हाँ, इसलिए आनंद लगता था कि देखो यार सब तो है, सब बराबर हैं, अच्छा है। और मैंने देखा कि मेरे दादा तब तक खाना नहीं खाते थे जब तक जो हमारे यहाँ काम करने वाले लोग हैं उन सबको खाना मिल जाए। ये तो हुई आपकी बात, आप नौकरी छोड़ने की बात कर रहे थे, मगर आपका पानी से पाला कब पड़ा? ऐसे मतलब पानी से आपकी मुलाकात, जो आप अब पानी में काम कर रहे, नदी में काम कर रहे, क्या हुआ? पानी से तो मुलाकात जब मैं जयपुर आया तभी हो गई थी। तभी लगता था इम्पोर्टेंट, तभी लगता था कि पानी कितना इम्पोर्टेंट है। वहाँ उस वक्त जयपुर में रामगढ़ बंधा सूख गया था, उसमें से पानी नहीं था। तो मैं जवाहर नगर में रहता था जयपुर में, तो वहाँ पानी नहीं आता था, बड़ी पानी की क्राइसिस थी। तो हमें लगा यार पानी का संकट है। लेकिन पानी के संकट में जयपुर में हम कभी ऐसे बेपानी नहीं थे, पानी मिल जाता था। तो पानी ने मुझे जयपुर में कभी तंग नहीं किया, शहर में तंग नहीं किया। जब मैं भारत सरकार की नौकरी छोड़ के गोपालपुरा गांव गया, ये गोपालपुरा गांव थानागाजी के अलवर जिले में पड़ता है। तो इस वक्त
क्योंकि वो जो इलाका था वो कंप्लीटली रिकॉर्ड्स में डार्क जोन था। अच्छा। और लोग वहाँ युवा लोग नहीं थे, सब उजड़ गए थे, बेपानी होके सब गांव छोड़ के चले गए थे। वहाँ केवल थोड़े बूढ़े लोग थे और बूढ़ी महिलाएं थी, और उनकी भी आंखों से दिखता नहीं था शाम के वक्त। अच्छा। माल न्यूट्रिशन के कारण वो नाइट ब्लाइंडनेस थी। अच्छा। तो जब मैं वहां गया तो मुझे लगा कि मेरी अब पढ़ाई काम आएगी। अच्छा। तो मगर वहां जाने का क्या मकसद था कि किस लिए गए? आपको कुछ मैं सामाजिक कार्य करना है, हाँ, किस लिए गए थे? मैं जो वहाँ लोग दुखी हैं, तंग हैं, जो पीड़ा में हैं, जो कष्ट में हैं, उनको थोड़ा प्यार दे सकूं, उनको थोड़ा सपोर्ट कर सकूं, उनको थोड़ा मदद कर सकूं। और जब मैं गया तो मेरा सारा सामान कुल 23,000 रुपये में बिका था। तो मेरी जेब में कुल 23,000 रुपये थे। ऐसा नहीं था कि मेरे पास कोई बहुत बड़ा पैसा लेके गया था मैं कि लोगों को बांट दूंगा तो उसमें कल्याण हो जाएगा। नहीं, मेरे साथ और कुछ लोग थे। तो जब मैं गया वहाँ तो मैंने देखा कि लोग तो बीमार हैं, तो मैंने इलाज करना शुरू किया और उस इलाज में बहुत सारे लोग ठीक हो गए। जिनकी उम्र 80 साल से ऊपर थी वो लगभग सब ठीक हो गए। जो 80 साल के थे उसमें से कुछ लोग ठीक नहीं हुए, क्योंकि माल न्यूट्रिशन जो है ना वो ऐसी बीमारी है कि शरीर का ये पूरा हाँ और दिखना तब बंद होता है जब उसका सब बिगड़ जाता है। तो खैर वो ठीक हुए, और ठीक होने के बाद उसमें एक बूढ़ा आदमी था, उसका नाम था मांगू मीणा। उसकी उम्र 73 साल थी। तो जब वो ठीक हो गया तो उसने गोपालपुरा गांव का, उसने कहा राजेंद्र तू काई करे छे? मैंने कहा काका तुझे दिखता नहीं था, अब दिखने लगा ना, मैं यह करूँ छू। बोला तू बड़ा खुश हो रहा है कि मुझे दिखने लगा, पर तूने कभी पूछा कि मेरे दिखने से किसको फायदा हुआ? मैंने कहा नहीं, ये तो मैंने नहीं पूछा। भाई पहले आपको दुनिया दिखती नहीं थी, अब आपको दुनिया दिखने लगी, तो मुझे तो आपको खुश होना चाहिए। तो वो रोते हुए बोला कि जिस दिन से मुझे दिखने लगा मेरी जिंदगी में कष्ट बढ़ गया। क्यों? क्योंकि जो आसपास का जो वास्तव है वो देख पा रहा हो। हाँ। अच्छा। और 15 किलोमीटर दूर यहाँ पानी नहीं है। अब मैं 73 साल की उम्र का बूढ़ा आदमी 15 किलोमीटर दूर कैसे जाऊंगा पानी लेने? जब मुझे दिखता नहीं था तो गांव के लोग मेरी मटकी में पीने का पानी भर देते थे और मुझे मैं पी के अपना मटकी में आंख बंद करे पड़ा रहता था। अब जिस दिन से मुझे दिखने लगा, अब मैं चल के इतनी दूर तो जा नहीं सकता पानी लेने, तो मेरी जिंदगी में तो कष्ट बढ़ गया ना। तो तुम जो पढ़े लिखे लोग हो ना, तुम्हें दुनिया की ऊपर की चीजें बहुत दिखती हैं, पर तुम्हें धरती नहीं दिखती और धरती पर रहने वाले लोग नहीं दिखते। इसलिए तुम्हें पता नहीं है कि मेरा कष्ट कितना बढ़ गया, मेरी जिंदगी में क्या क्या कष्ट आ गया इस दुनिया को देखने से। अच्छा। ना कहीं पानी है, लोग तबाह हैं, लोग सब उजड़ के चले गए हैं, गांव में एक जवान लड़का नहीं है, गांव में एक जवान लड़की नहीं है। ये सब मुझे कष्ट नहीं होगा तो क्या होगा? वो प्रसंग है या वो जो उदाहरण है जिससे आप पानी की तरफ बढ़ गए या पानी की तरफ आप चले पानी की तरफ आ गए। तो मांगू काका ने कहा कि तू देख, ये दवाई और पढ़ाई का काम बंद कर दे, ना तो तेरी पढ़ाई दवाई देते थे तब लोग? दवाई मैं इलाज करता था ना। मेरे इलाज से तो ठीक हुए वो। भाई मैंने कहा ना मैं आयुर्वेद का तो उसी से तो ठीक हुए वो। तो उसने कहा ना तो तेरी दवाई चाहिए और ना तेरी पढ़ाई चाहिए, हमें तो पानी चाहिए। तू इस गांव में रहे ना, पानी का काम कर, ना तो गांव छोड़ के भग जाए यहाँ से। अच्छा। वो तो मुझे गांव से बाहर निकालने को तैयार थे। तो मैंने कहा काका मुझे पानी का काम करना नहीं आता, मुझे तो आदमी का इलाज करना आता है। मेरी उम्र तब 26 साल हो गई थी। मैंने कहा 26 साल का हो गया मैं, अब तो मैं आदमी का डॉक्टर बना, अब तू कह रहा पानी का डॉक्टर बन, धरती का डॉक्टर बन, कितने साल लगेंगे इसमें? बोला 2 दिन में बन जाला। हाँ 2 दिन में। तो मैंने कहा 2 दिन में? उन्होंने कहा हाँ। तू पक्का कर कि तू आज के बाद किसी को दवाई नहीं देगा, आज के बाद किसी को पढ़ाएगा नहीं। ये पढ़ाई तो सत्यानाश करती है और ये जो दवाई है ये तो बस बर्बादी करती है। और उनको तो आंखें मिल गई। सुन तो ले। तो मैंने पूछा कि मांगू काका जब मैं तेरा इलाज कर रहा था तब तो तूने नहीं कहा कि दवाई मत दे दूसरे को, अब तेरी आंख ठीक होगी तो बोला। तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। बोला अरे राजेंद्र वो दिन तो माने थारे ऊपर विश्वास ही को नहीं छा। अच्छा। अब मतलब उनको विश्वास विश्वास ही नहीं था। वो तो तेने पता नहीं मुझे कैसे ठीक कर दिया। अब ठीक कर दिया तो इससे तो मुझे कोई फायदा हुआ नहीं।
जब मुझे नहीं दिखता था तब मैं फायदे में था, अपनी झोपड़ी में पड़ा रहता था। अब तो मेरा इससे कष्ट और बढ़ गया, ये दुनिया का कष्ट देख के मेरी आत्मा तो रो रही है। तो उस आदमी ने मुझे मोटिवेट किया, तो उसी वही मेरा गुरु बन गया फिर बाद में। कारण फिर अब पानी से और उस आदमी ने मेरी 2 दिन में 2 PhD कंप्लीट कराई। पहले दिन उसने जो धरती के सूखे कुएं थे ना 150 फीट गहरे, तो चमड़े का चरस होता है जिसमें हमारे यहाँ पानी निकालते हैं, उस चमड़े के चरस में बैठा के कुएं में नीचे उतार दिया और मुझसे कहा कि धरती का पेट देख कहीं है। तो उस धरती में ऐसे फ्रैक्चर थे, कन्फाइंड वर्टिकल फ्रैक्चर, ऊपर से नीचे। तो जहां ऊपर से नीचे क्रैक्स होते हैं वहां लंबे लंबे पेड़ होते हैं जिन पेड़ों पे पत्तियां होती हैं, और जहां हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर थे अनकन्फाइंड, वहां पेड़ नहीं होते, वहां झाड़ियां होती है, और वो भी कांटे वाली झाड़ियां होती है। तो उसने पेड़ों को देख के धरती का पेट किस तरह से अंदर है वो सब समझा दिया। कुल दिन भर में 25 कुएं दिखाए। मतलब मांगू काका ने आपको उनके जो परंपरागत ज्ञान था उसके अनुसार उस तरह की उस प्रदेश की जियोलॉजी क्या है, किस तरह से पेड़ पौधे उगते हैं, नीचे पेड़ पौधों से नीचे किस तरह का एक्वीफर है, किस तरह का पानी है, वो सब बताइए। ये एक बात। और दूसरी कौन सी PhD आप कह रहे हैं? ऊपर जहां से वो पानी आता था ना, नदी में, वहां रिज के ऊपर वो लेके गया। अच्छा। और रिज के साथ साथ नदी के स्ट्रीम के साथ साथ आया। तो जहां पर जेंटल स्लोप थे वहां उसने कहा यहाँ सीधी स्ट्रक्चर बना दो, बिल्कुल सीधी ऐसे स्ट्रेट। और जहां स्टीप स्लोप थे वहां कॉन्वेक्स डिजाइन की, उसको कहते हैं उल्टा बांध, जिससे पानी ऊपर तेजी से आए। तो यदि आपके पास सीमेंट, कंक्रीट, आयरन, स्टील नहीं है, आप लोकल मटेरियल से सब बना रहे हैं, तो उसका कॉन्वेक्स डिजाइन दे देंगे तो वो कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि उसका वाटर फोर्स बढ़ जाएगा। और जहां नेचुरल डिप्रेशन है वहां पर कॉनकेव स्ट्रक्चर बना दो। तो पहले दिन उसने साइंस विद सेंस ऑफ जियो हाइड्रोमॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी वो सब समझा दी एक दिन में। तो पहली PhD हुई जियो हाइड्रोमॉर्फोलॉजी में। दूसरी PhD हुई जो नेचुरल इंजीनियरिंग है, जो कि कॉन्शियसनेस एंड कंसर्न है विद नेचर, नेचर के साथ क्या करना क्या नहीं करना, वो सिखा दी। और बस उस सीख के उस दिन से पानी का काम करने लगे। डॉक्टर बनना बंद कर दिया, दवाई देनी बंद कर दी। पानी का काम, पानी का डॉक्टर। अब बस लोगों का डॉक्टर से लेके पानी के डॉक्टर का प्रवास। अभी दूसरा ये है कि आपने काम शुरू किया, वो थोड़ा संक्षिप्त नहीं लेंगे, बाद में हम यहाँ के जो प्रश्न है वहां पर आएंगे कि प्रतिसाद कैसा था लोगों का, लोक सहभाग किस तरह से था? भाई प्रतिसाद कौन देता, वहाँ कोई था ही नहीं, उनको तो केवल बूढ़े आदमी थे। अच्छा, कोई आदमी होता तो प्रतिसाद देता ना। भाई युवा वहाँ थे नहीं, पूरा वो तो डिस्प्लेस्ड एरिया था, लोग उजड़ गए थे। मैं जो काम करने वाले लोग हैं वो बाहर गए थे रोजी रोटी के लिए, क्योंकि वहाँ कुछ था नहीं। और जो बूढ़े लोग थे वो कुछ कर नहीं सकते थे। और मेरे पास इतना कोई नहीं था कि मैं मशीन लगा के उसको काम को करवा देता। तो पहला साल मैंने खुद वॉलंटरली, अगर आपके साथ कोई था या खुद? तब तो मैं अकेला ही रहा था। और 10 घंटे से, भाई वो तो बूढ़ा आदमी था, वो मतलब मार्गदर्शन करते रहोगे कि यहाँ करो वहाँ करो। हाँ, वो रोज आके पाल पे बैठ जाता था, पर उसके बस की काम करना तो था नहीं। तो चौंतरे वाला जोहड़, जो पहला जोहड़ था, वो हमने वॉलंटरली बनाया। वो बनाए जो पुराने थे वो आपने पुनर्जीवित किए? वो पूरा खत्म हो गया था मिट्टी। हाँ। और वो कितने साल पहले थे, कितने साल पुराने थे ये सब चीजें? वो तो करीब 200 साल पुराना था। अच्छा, वो पूरे अपने फिर वो मिट्टी निकाल के पुनर्जीवित उसको ठीक किया। अच्छा। और वहाँ पेड़ भी नहीं बचे थे। पहले तो पेड़ था पीपल का पुराना, वो पेड़ भी नहीं बचा था, वो भी सूख के गिर गया था। तो बिल्कुल बैरन लैंड थी, ना घास थी, ना पेड़ थे, ना पौधे। और ये कब की बात है, कौन सा साल था? ये 1982 का साल है, 82-84 का। अच्छा, मतलब आज से लगभग 40 साल पहले की बात है, तब से ये सब चल रहा है। बाद में जब आप ये सब काम करने लगे तो शुरुआत में ठीक है आपने अकेले शुरू किया, लोगों का सहभाग कब बढ़ा? कि कुछ होता है ऐसे कि कुछ देखते हैं लोग तो फिर 1988 के बाद। अच्छा, मतलब 6 साल आप अकेले ही काम कर रहे थे? उसमें ये हुआ कि ये जब चौथे वाले जोहड़ के बाद मेवालों का एक बड़ा बांध था। अच्छा, वो बनाना था। इसको चौथे वाले जोहड़ के कारण कई कुओं में पानी आ गया। अच्छा। तो गांव के लड़के लोग वापस आ गए
गांव के लड़के लोग वापस आ गए तो उन्होंने खेती बोनी शुरू की। रिवर्स माइग्रेशन। हाँ, रिवर्स माइग्रेशन हो गया। तो जब खेती होनी शुरू हुई तो फिर इस गांव के लोगों ने, जब ये गांव पानीदार बन गया तो फिर अपने रिश्तेदारों को सबको बुलाया। अच्छा। एक सभा हुई। उस सभा में ये हुआ कि भाई जैसे गोपालपुरा पानीदार हो गया वैसे हमें बनना है। अच्छा, सब गाँव ने, सबने बताया। हाँ, तो लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो टांग खींचने वाले होते हैं। उसने कहा यार ये सरकार का काम है, जिसे हम वोट देते हैं उसको करना चाहिए, हम क्यों करें। हाँ, हम वोट किस लिए देते हैं उनको, हम एमएलए बनाते हैं, हम एमपी बनाते हैं, हम सरपंच बनाते हैं, वो नहीं काम करते, उनसे काम करवाना है। तो मैंने धीरे से पूछा कि उन्होंने अब तक नहीं किया तो आगे करेंगे क्या। बस इस पे बहस छिड़ गई कि उन्होंने अभी तक नहीं किया तो आगे कैसे करेंगे, तो ये काम तो हमें अपने को ही करना पड़ेगा। तो 1988 में अगस्त के महीने में हम लोगों की फिर ये बात हुई कि जो गांव गोपालपुरा की तरह अच्छा काम करेगा उसको पटेल बनाएंगे, वो पटेल होगा। अच्छा, मतलब गांव में, मतलब वो बड़ा गांव, सम्मान। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, गांव का सम्मान, गांव को पदवी मिलेगी, गांव को पदवी मिलेगी। तो उससे सब लोग जुट गए। अच्छा, मतलब एक स्पर्धा शुरू हो गई। और उस स्पर्धा में उस साल, अभी तक हमें कितने साल हुए, उसमें केवल 2 तालाब बने। अच्छा, अगले साल तो 32 बन गए एक साथ। अच्छा, सब गांव साथ में, कितने गांव साथ में आए थे तब 40। अच्छा, ओके। और फिर लोग सहभाग बढ़ गया, लोग आने लगे, काम जुट गया। अच्छा अच्छा अच्छा, वहां से फिर ये वो अनुभव पूरे कैसे रहे राजस्थान के? शुरुआत में तो आपने बताया लोग साथ में नहीं आ रहे थे, बाद में तो एक साल में 40 तालाब बन गए। फिर तो क्या हुआ, पूरी जो कम्युनिटी है उसने ये तय कर लिया कि अब इस काम को करना है पूरा। तो वो जो काम का स्केलिंग अप था और रीएप्लीकेटिंग थी, मतलब वो जो उसको काम को दोहराना, इस काम को सीख के और जगह करना, और जगह करना, और जगह करना, वो काम बहुत तेजी से बढ़ गया। अच्छा। और वो काम फिर तेजी से बढ़ा तो फिर मेरे सिर का दर्द कम हो गया। लोग अपने आप ये सब करने लगे। और फिर जहाँ कोई बहुत गरीब था, जिसके पास खाने के लिए नहीं था, जो नहीं कर सकता था, जिसको रोजी रोटी का सवाल था, तो फिर उसके लिए थोड़े साधन जुटाए। साधन भी हमने कैसे जुटाए वो समझने लायक है कि जो पुराने लोग थे जिन्होंने पानी के काम उन गाँव में किए थे पुराने जमाने में, जिसके दादा परदादा ने किया, तो हमने उनको ढूंढ ढूंढ के कहा कि देखो भाई, तुम्हारे दादा ने ये तालाब बनाया था, हम इसको हम अब इसको बना रहे हैं, तो आप कुछ बताओ तुम्हारा क्या इरादा है। उन्होंने कहा नहीं, हमारे दादा ने बनाया था तो अब हम भी बना देंगे। अब वो तो शहरों में जाके लखपति, करोड़पति, अरबपति हो गए सब, तो उनके लिए एक तालाब के लिए बनाने में कहाँ जाता है। तो हमने जो पुराने रिश्ते थे गांव के साथ, उन रिश्तों को फिर दोबारा से ठीक किया और फिर तो काम चल पड़ा। और फिर और लेकिन इस काम की जो खासियत है वो ये है कि जब सरकार डैम बनाती है तो सरकार का टारगेट ये होता है कि सारे पानी को रोक के इरिगेशन के लिए देना। हमारा लक्ष्य ये नहीं था। तो फिर हमारा लक्ष्य ये था कि जो बारिश का पानी बह के मिट्टी को काट के लेके जाता है, उस मिट्टी को भी रोकना, पानी को भी रोकना, लेकिन पानी रुका ना रहे, वहां पानी धरती के नीचे से अंदर होके नीचे जाए, जिससे नदी बहने लगे। भूजल का पूरा रिचार्ज नदी को ही मिले। देखो, असली बैंक जो होता है ना, वो रिजर्व बैंक नहीं है। उसमें तो तुम्हारी केवल करेंसी रखी होती है। ये जो करेंसी की वैल्यू है, ये तब तक इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी जब तक भूजल के बैंक में पानी नहीं होगा। तो रियल बैंक तो हमारे भूजल का बैंक है। यदि भारत का भूजल बैंक खाली हो जाए तो भारत की करेंसी का कोई वैल्यू बचेगा क्या? मतलब इस पानी के काम से अब नदी के काम की तरफ जुड़ गए। अच्छा। और नदी के किनारे ना गरीब लोग रहते हैं। नदी के का पानी वो लोग पीते हैं जिनका और पानी का सोर्स नहीं होता। जो कुआं नहीं खोद सकता वो नदी का पानी। इसलिए हमने नदी में पानी बहाया कि गरीब से गरीब इंसान को पानी पी सके। और लोग फिर जुड़ गए। हाँ, भारत का संविधान समता की तरफ आगे बढ़ने का संविधान था ना, लेकिन समता की तरफ भारत के संविधान से लोग बढ़े तो नहीं। समता की तरफ बढ़ाना है तो उनको जो चाहिए जीवन के लिए वो पहले मिले, और सबसे पहली जरूरत होती है पानी।
ये सब आपका राजस्थान का ये अनुभव रहा, बाद में नदियों की तरफ आप बढ़ गए पानी से लेकर, वहां से अब महाराष्ट्र में भी अब कुछ साल, मतलब मैं जो देख रहा हूँ 15-20 सालों से, 20 सालों से महाराष्ट्र में आ रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। जो राजस्थान में काम हुआ, राजस्थान का टेरेन है, राजस्थान का पानी है, वहाँ की जियोलॉजी है, महाराष्ट्र की, इसको किस तरह से आप देखते हैं, तुलना किस तरह से करते हैं? देखो, इसको यदि समझना है तो पहले इस बात को समझो कि भारत 90 एग्रो इकोलॉजिकल हाइड्रोलॉजिकल क्लाइमेटिक जोन की कंट्री है। महाराष्ट्र जो है वो 5 मैक्रो एग्रो इकोलॉजिकल क्लाइमेटिक जोन का स्टेट है। तो सब जगह पानी एक जैसा नहीं हो सकता, बिल्कुल सब जगह अलग अलग है। तो जब अलग अलग रेन पैटर्न है तो अलग अलग तरीके से ही पानी का काम होगा। तो हमने मराठवाड़ा का जो जत ब्लॉक है और कोटे मानकाल है, जो सबसे संकट वाला इलाका पानी का, वहां पे काम शुरू किया और फिर वहां के लोगों का योगदान बहुत हुआ, क्योंकि वहां पानी का बहुत संकट था। एक एक बोरवेल लगाने में 20-20 लाख रुपए खर्च हो जाते थे और पानी नहीं मिलता था। 1600 फीट गहरे खोद के वहां पर जियोलॉजी, मतलब आपने राजस्थान में काम किया। राजस्थान में काम करना और महाराष्ट्र में काम करना, दोनों तरह की परिस्थिति अलग है। उसी पे तो आ रहा हूँ। तो यहाँ की हालत ज्यादा खराब थी, लेकिन यहाँ के लोगों के पास पैसे थे। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले जहां लोगों को पानी चाहिए था, वहां पर जो चेक डैम थे और एनीकट थे नदी में, वो बनाए। और फिर ये हुआ कि बारिश तो यहाँ होती थी, थोड़ी कम होती थी, जैसे जो कोटे मानकाल वाला इलाका है, जत वाला है, थोड़ी कम बारिश का इलाका है, पर बारिश होती थी हर साल। तो वो बारिश का पानी आके उसमें रुकने लगा। जैसे ही वो पानी रुका तो नीचे के कुओं में पानी आ गया, खेती होनी शुरू हुई। फिर तो लोग इस काम में जुट गए। हमने महाराष्ट्र में 2 नदियों को जिंदा किया है। एक नदी है अग्रणी और दूसरी है महाकाली। कभी जाके देख के आओ यार, तुम गए? अग्रणी तो गया हूँ मैं, अग्रणी तो तासगांव तहसील में पड़ती है। हाँ, वो जो पवार अपने संपत पवार, सब लोग। मेरा प्रश्न ये है कि राजस्थान में काम करना और महाराष्ट्र में काम करना, परिस्थिति अलग है, लोग अलग है। महाराष्ट्र का क्या अनुभव रहा आपका? महाराष्ट्र का काम आसान है कि महाराष्ट्र के लोगों में थोड़ी यदि उनको जच जाए तो जिजीविषा है, पर महाराष्ट्र के लोग भगवान के लाडले बेटे हैं ना, तो इसलिए बिगड़ गए हैं। वो अब अपने आप मेहनत करके कुछ करना नहीं चाहते, तो उनको कोई करके दे, तो उनको ये रियलाइजेशन कराना, ये इंटरलाइजेशन कराना, जब महाराष्ट्र के लोगों को एक बार एहसास हो जाता है ना, तो फिर वो करने के लिए खड़े हो जाते हैं और फिर ज्यादा समझ के साथ, ज्यादा शक्ति के साथ अपने काम को कर लेते हैं। फिर मतलब उनमें वो ढीलापन नहीं रहता, बट उनको रियलाइजेशन कराना, इंटरलाइजेशन कराना, वो थोड़ा डिफिकल्ट काम है। बाकी एक बार यदि आपने यहाँ के लोगों को एहसास करा दिया कि ये काम करना है, तो फिर कर लेते हैं। कोई उदाहरण उस पर? अरे हमारी अग्रणी नदी का काम का उदाहरण शुरुआत में जो जिस गांव में वहां 3 लोगों ने को लग गया कि ये काम करना है, 3 लोगों ने फिर पूरे गांव को जुटा दिया। फिर उस काम को करने के लिए पैसा, पहला डैम यहाँ 6,20,000 में बना था, एक स्ट्रक्चर, और सब पैसा गांव के लोगों ने जुटाया, किसी से लेके नहीं आए। दूसरी एक अच्छी बात ये हुई कि यहाँ पर जरा सरकार, जैसे राजस्थान में मेरे खिलाफ 377 मुकदमे किए ना, मैं जब भी कोई बांध बनाता था, तो सरकार जो है इरिगेशन ड्रेनेज एक्ट 1954 में सेक्शन 55 और सेक्शन 58 मेरे खिलाफ लगा देती थी कि मैंने पानी रोक लिया, मैंने पानी रोक लिया। फॉर्चुनेटली भारत का जो राष्ट्रपति है KR नारायणन, वो 28 मार्च 2000 को गया, तो जब वो जा रहा था उससे एक रात पहले सारे मुकदमे खत्म कर दिए इन्होंने। अच्छा, आप पर जो थे। ओके। क्योंकि वो मुकदमे तो अफसर लोग ना, अफसरों की नाक बड़ी ऊंची होती है, वो कहते हैं ये हमसे बिना परमिशन के कैसे कर सकते हैं, और मैंने उनकी नाक की परवाह की नहीं। मैं तो बिना पूछे, बिना परमिशन के तुम्हें जितने मुकदमे करो ना यार, मेरा क्या बिगाड़ोगे, जेल में डालोगे तो तुम्हारी आफत आने वाली है, मेरी नहीं आनी। लोग साथ में। दूसरा है कि आपने जब काम शुरू किया तब की परिस्थिति,
क्योंकि तब 80 की अगर बात करें, 40 साल पहले की, श्रम को प्रतिष्ठा थी, लोग ऐसे कामों के लिए साथ आते थे, सामाजिक परिस्थिति अलग थी, लोगों की आर्थिक परिस्थिति अलग थी। तब ऐसा कुछ काम करना और आज काम करना, इसमें तो अंतर है, बहुत क्योंकि अंतर अब टेक्नोलॉजी बढ़ी है, लोगों की सोच बदली है, गलत है या सही है हर एक आदमी जानेगा। तो इस परिस्थिति में आपके जो तब के उपाय है या तब का जो काम है, वह काम उसी तरह से कंटिन्यू करना अभी चाहिए या कुछ उसमें बदलाव चाहिए? नहीं। अगर चाहिए तो क्या बदलाव देखो, है? उस जमाने में जो काम किया था, उस जमाने में पूरा काम कम्युनिटी ड्रिवन डिसेंट्रलाइज वाटर मैनेजमेंट था। बिल्कुल, सारे काम समाज कर देता था। अभी तो मनरेगा ने लोगों को भिखारी बना दिया है। अच्छा, बिना काम करे खाने को मिल जाता है, तो कोई क्यों काम करेगा भाई? तब तो गांव के लोग मेहनत करते थे, मेहनत करके तालाब बनाते थे, फिर उससे पैदा करके खाते थे। अब तो खाने का अनाज उनको फ्री मिल जाता है, तो अब कोई क्यों मेहनत करेगा? तो ये जो हमारी सरकारें हैं ना, वैसे तो इनको हम लोकतांत्रिक सरकारें कहते हैं, पर ये लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के लिए नहीं है, ये तो कॉर्पोरेट के लिए है। इस वक्त जो इंडिया की डेमोक्रेसी है ना, वो पीपल्स डेमोक्रेसी नहीं है, वो कॉर्पोरेट डेमोक्रेसी है। कॉर्पोरेट जैसे चाहता है वैसे तुम्हारी डेमोक्रेसी चल रही है। तो इसमें भी वो इसलिए लोगों को भिखारी बना रहे हैं कि वो उनका जो राज है वो चलता रहे। जब लोग अपने आप अपना काम करते हैं ना, तो वो फिर किसी की परवाह नहीं करते, फिर वो उनका स्वराज्य होता है, फिर वो अपने स्वराज्य को अपने तरीके से चलाते हैं, अपने जिंदगी में स्वावलंबन लेके आते हैं। तो फिर यही है कि इस बदली हुई परिस्थिति में फिर जो आप अब तक काम करते थे या शुरुआत में जब किया तब काम करने का तरीका जो था उस हिसाब से था, अब बदली हुई परिस्थिति में किस तरह से काम करना चाहिए? पानी का काम हो, नदी का काम हो, क्योंकि वो तो काम होना चाहिए, नहीं तो फिर ये सब नदियां हम देख रहे हैं किस तरह से हुए। तो उसमें क्या परिवर्तन होना चाहिए? स्ट्रैटेजी में क्या बदलाव? मैं परिवर्तन की स्ट्रेटेजी बताने से पहले एक उदाहरण बताता हूँ। पहले हम उन निहायत गरीब लोगों के लिए काम करते थे जो थोड़ा ताकत से अपना काम खुद करने लग जाए और उनके पास पैसा आ जाए, वो उनका स्वावलंबन और स्वराज का रास्ता वो पकड़ लें। जब मैंने देखा कि ये लोग तो बिल्कुल लालची हो गए, अब बिना पैसे ये काम ही नहीं करते, तो मैंने रणनीति बदली कि जहां लोग बंदूक के सहारे जीते हैं, उनकी बंदूक छुड़वा के उनको पानी के काम में लगाना है। तो चंबल में 2 नदियां हैं, एक नदी का नाम है शेरनी और दूसरी का नाम है पार्वती। ये 841 स्क्वायर किलोमीटर में है। इसका 34% एरिया को केवल जंगल है, केवल जंगल। तो ये जो डाकू लोग थे, उन जंगल में किसी की आज तक किसी सरकार की पुलिस की हिम्मत ही नहीं हुई कि जंगल में जाए, तो ये डाकू लोग रहते थे। तो इस गांव में ये जो डाकू लोग होते हैं, ये सुंदर सी लड़की देख के खरीद के ले आते हैं। तो हमारे अलवर जिले से ये एक लड़की ले आए, वो यहाँ चौहंडिया गांव में थी। तो 10-12 साल हो गए थे उसकी शादी को। तो वो जब अपनी माँ से मिलने गई, खरीद के तो जरूर ले गई, पर माँ बाप से तो मिलना होता ही है ना भाई। तो 10-12 साल बाद अपनी माँ से मिलने गई। तो जब उसने देखा कि अरे हमारे गांव में तो कुछ नहीं होता था, तभी तो मेरी माँ ने मेरे बदले में पैसे लेके मुझे दिया था, अब तो मेरी माँ जमींदार बन गई, उसके पानी हो गया तो खेती होने लगी चारों तरफ। तो अपनी माँ से पूछा कि माँ ये सब कैसे हो गया? तो माँ ने कहा बेटा एक पागल आदमी आया है, डॉक्टर है, वो जो डॉक्टर है ना, वो सब ये सब काम में सब लोगों को लगा के उसने सब करवा दिए काम। पूरी नदी, अरवरी नदी ऊपर से लेकर नीचे तक बहने लगी, नदी बहने लगी। उन्हें कहा तो फिर हमारे इलाके में क्यों नहीं हो सकता? उन्होंने कहा बेटा तू बुलाएगी ना, किसी बूढ़े आदमी को भेज देना, जवान तो तेरे है ही नहीं कोई, 2-3 बूढ़े आदमी भेज देना, तो वो चला जाएगा, तुझे बता देगा कैसे होगा, करवा देगा। वो तो फक्कड़ आदमी है, बाबा है, चला जाएगा। तो उसने, भगवती ने 3 बूढ़े आदमी भेजे, तीनों 80 साल से ज्यादा उम्र के। वो मेरे पास आए, उन्हें कहा जी हम बेपानी हो मर रहा है, माने तो कुछ इलाज बता। तो मैंने कहा इलाज में मरीज को देखे बिना कैसे बताऊं? तो उन्होंने कहा चल। तो मैंने कहा रात को कैसे चलूं? तो मैं अगले दिन सुबह उठते ही हम चल दिए, उसके इलाके में पहुंच गए। वो ये जो इलाका है ये करौली जिले में है,
करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, ये चारों जिले जो है चंबल की बेसिन में आते हैं। तो इसने वो जो भगवती थी उनके घर ले जाके छोड़ दिया। भगवती ने कहा, भाई साहब आपने भावता गांव, महाका गांव में तो बड़ा काम कर दिया, यहाँ भी करो। तो उसने अपनी जगह दिखाई। अब वो अकेली थी वहां गांव में, उसका पति तो रहता नहीं था, उसके पति पे तो इनाम था बहुत बड़ा, पुलिस ने इनाम कर रखा था। तो मैंने कहा तू कैसे करेगी अकेली? उन्होंने कहा मैं काम करूंगी 10-12 घंटे और मैं बना लूंगी। तो मैंने कहा अच्छा तू बनाएगी? तो फिर मेरे मन में भी ये आया कि अकेली इतनी हिम्मत कर रही है तो चलो थोड़ा ज्यादा मदद कर देते हैं इसको। तो हमने उसका एक बांध बनवा दिया, पूरा 150 बीघे जमीन थी। बांध बनने के साथ क्या हुआ, वो जमीन पे मिट्टी नहीं होती है, ऊपर से जो थोड़ी जंगल का वो खास पत्ते आते हैं ना, उसकी मिट्टी बनती है, उसमें थोड़ा खाद। तो उस मिट्टी में उसने सरसों बखेर दी, सरसों हो गई बहुत अच्छी। तो वो सरसों बेच के अपने पति के लिए एक पचरंगा साफा, साफा समझते हो, पगड़ी और धोती और सफेद कुर्ता लेके आ गई। और मुझे भी संदेश भेज दिया कि उस तारीख को मावस के दिन सुबह 4 बजे मेरे घर आना। अब मैं 2-3 आदमी लेके पहली रात को, खिजूरा गांव था एक, उस खिजूरा गांव से 3 किलोमीटर दूर इसका गांव था जंगल में, तो खिजूरा गांव में रुक गए। सुबह अंधेरे अंधेरे में 4 बजे गए तो इसके घर में तो 10-15 बंदूकधारी खड़े हैं वहां। तो मैंने कहा यार इसने आज इस टाइम पे क्यों बुलाया, हमने क्या करा? तो खैर वो मुझे उसने मुझे देख लिया कि मैं आ रहा हूँ, तो ये सब शांत हो गए और बैठ गए, सब ऐसे मीटिंग करके बैठ गए। तो वो जो भगवती थी थाल में अपने पति के लिए वो साफा, धोती और कुर्ता, और उसने मुझे कुछ नहीं बताया ये मेरा पति है, वो मेरी तरफ इशारा करा इसको दे दे, ये यूं उंगली उठा के मैंने जाके दे दिया। मेरा स्वभाव नहीं है पूछना जांच करना, कोई मैं पुलिस इंस्पेक्टर थोड़ा ही हूँ कि मैं जांच करूँ कौन है क्या है। भाई ठीक है दे रही है, दे दिया। अब उसने 2 मिनट नहीं पकड़ा हाथ में, दोनों हाथ में, वो तो बिल्कुल आंख बंद करके शांत हो गया। और 2 मिनट बाद तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। और फिर जब निकल रहे थे तो उसने वो थाली तो यहाँ रख दी खाट पे, और हाथ में वो राइफल हिला के बोला, इस बंदूक ने मुझे लानत दिलवाई है, ये मेरी खातर कपड़े लेके आई, 12 साल हो गए, मैं इसके लिए कभी कुछ लेके नहीं आया, इस बंदूक के कारण मेरा ये हाल हुआ है। ऐसे फेंक दी बंदूक, जहां वो उसके और 10-12 लोग बैठे थे, फेंक दी और कहा मैं बंदूक नहीं चलाऊंगा, अब मैं घर रहूंगा और ये खेती करूंगा, इस खेती के कारण ये सब हो रहा है। तो उसने पहली बार, ये सबसे पहली घटना है। फिर तो इसके बाद तो सब देख देख के धीरे धीरे चलने लगे। हम इस बारे में मतलब ये तो कई सारे प्रेरक चीजें हैं, लोग मोटिवेट हुए करने लगे, डाकुओं ने भी ये काम किया। आजकल हम देखते हैं कि शहर बढ़ने लगे हैं। जैसा अगर महाराष्ट्र की आपने बात की कि जब स्वतंत्र मिला, हमें देश को आज़ादी मिली, तब की बात और अब की बात, इसमें कई सारा अंतर है। शहरें बढ़ने लगी है, शहरों की अलग सी समस्याएं हैं। यहाँ पर पोल्यूशन होता है, ज़्यादा लोग पानी इस्तेमाल करते हैं, बिना प्रोसेस किए हुए नदी में जाता है। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत बड़े हैं। इसके क्या उत्तर आप देखते हैं? क्योंकि फिलोसॉफिकली ये सब करना ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने जो कहा वो तब तक के समाज के लिए सब ठीक था। आज की समस्या आप किस तरह से देखते हैं, विशेषतः शहरों वाली समस्या? देखिए इस वक्त ना केवल इस देश में, पूरी दुनिया में ये जो शहरीकरण है ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बिल्कुल। और शहरीकरण इसलिए बढ़ रहा है कि हमारा जो ग्रामीण समाज है उसमें वो शक्ति नहीं है, वो लचीलापन नहीं है, वो सातत्य नहीं है कि वो अपने पैरों पर स्वावलंबी स्वराज्य की तरह जैसे वो पहले वो कुछ खड़ा होता था, वो उसके अंदर शक्ति नहीं है। इसलिए शहर जो है वो गांवों को खा रहा है। तभी गांव तो कभी शहर बनने लगे हैं। हाँ, गांव भी शहर बनने लगे हैं। तो ये जो शहरीकरण है, आजकल का शहरीकरण यदि देखें हिंदुस्तान में, तो जिस शहर की सबसे गंदी नदी है वो सबसे बड़ा शहर है। बिल्कुल भाई बम्बई की सभी जगह से बम्बई की मीठी नदी
दहीसर, उसावरा, पसावरा, ये सारी की सारी नदियां गंदे नाले बन गई। दिल्ली की यमुना गंदा नाला बन गई। बनारस की यमुना गंगा पे इतना पैसा खर्च कर दिया, अभी वो गंदे नाले के तौर पे बह रही है। भले ही तुम्हारा प्रधानमंत्री झूठ बोल के बोलता रहे कि भाई गंगा हमने ठीक कर दी, बिल्कुल, तो झूठ बोलने से तो गंगा ठीक होगी नहीं। वहां जाते हैं तो फिर देखते हैं हम, बिल्कुल ठीक है ना। तो गंगा की हालत तो बहुत बहुत बिगड़ गई है। तो आज ये जो अर्बनाइजेशन है, इस अर्बनाइजेशन ने गंगा को, यमुना को, गोदावरी को, कावेरी को, सब नदियों को नाले बना दिया। तो जब जिस देश की नदियां नाले बनती हैं, वहां की सभ्यताएं भी उतनी ही गंदी होने लगती हैं। जब नदियां सूखती हैं तो सभ्यताएं सूख जाती हैं, जब नदियां मरती हैं तो सभ्यताएं मरने लगती हैं। तो लेकिन हमारी सरकारें क्या देख रही हैं? हमारी सरकारों को ये नहीं दिखता कि नदियां यदि बीमार होंगी तो उसके किनारे का समाज बीमार होगा कि नहीं होगा? तो नदियों की बीमारी तो हमारे पेट में आएगी ही ना, कोई बचा सकता है क्या? हमें सारे कैंसर, ये वो सब बीमारियां सब नदियों से आएंगी जब उसका पानी हमारे पास आएगा। तो जब हमारी सभ्यता के मूल रिश्ते सरकारें देखना भूल जाती है, तब ये संकट आता है, तब ये शहरीकरण होता है। नहीं तो क्या ये सरकारें जितना शहरों को बढ़ा रही हैं, उतना गांवों को ठीक नहीं कर सकती थी? गांव को गांव बना के नहीं रख सकती थी? गांव में यदि आज सब सुविधाएं होती, गांव में खाने के लिए होता, पानी पीने के लिए होता, तो गांव क्यों उजड़ के शहर आते? अरे शहरी लोगों को 5 रुपए में 1 किलो लीटर वाटर उनके बाथरूम में मिल जाता है, उनके किचन में मिल जाता है। गांव के लोगों को 1 किलो लीटर वाटर 800 रुपए में मिलता है, मिनिमम 800 बताया, 2000 रुपए तक में मिलता है। तो ये दोहरी सभ्यता है। शहर में जो गरीब गली बस्तियों में रहता है, उसको टैंकर में ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है गरीब आदमी को पीने का पानी। जितनी भी कच्ची मलिन बस्तियां हैं, जहां टैंकर से पानी जाता है, वहां उसको ज्यादा पे करना पड़ता है। और जो बड़े बड़े अट्टालिकाओं में रहते हैं, उनको पानी के लिए बहुत कम पैसा पे करना पड़ता है। तो हमारी सरकारों की ये गलती है कि अभी तो केवल ये पानी का प्रॉब्लम है, अब तो तुम्हारी सरकारें नदियों पर कब्जा कर रही है। रिवर व्यू डेवलपमेंट के नाम पर, फ्रंट व्यू डेवलपमेंट के नाम पर, कहीं नदियों में मेट्रो बना रही है, तो कहीं नदियों में सड़कें बना रही है, तो कहीं नदियों में घाट बना रही है। नदियां घाटों से ठीक नहीं होंगी। नदियों को ठीक करने के लिए नदी का डॉक्टर चाहिए। नदी की, जैसे मैं आज पूना में बैठा हूं आपके साथ, पूना की जो नदी है मूला मोथा, उसकी बीमारी क्या है? उसकी बीमारी कोई दांतों की बीमारी नहीं है, उसकी बीमारी है हृदय रोग की। और उस हृदय रोग की बीमारी के कारण वो नदी का जो जमीन है, उसकी नदी की जमीन 3 तरह की होती है। एक होती है ब्लू जोन, जहां नदी बहती है, दूसरी होती है ग्रीन जोन, जहां फ्लड के दिनों में पानी आता है, और तीसरी होती है हाई फ्लड जोन, जहां 100 साल में एक बार ऊपर तक पानी जाता है। तीनों तरह की जमीन पर मूला मोथा की जमीन पर कब्जा है, और सरकार कब्जा कर रही है। यही प्रश्न है, मतलब मेरा प्रश्न यही है कि अब ये परिस्थिति बदली है, तो इसमें आप उत्तर क्या देखते हैं? तो आपने सब बताया, ये तो प्रश्न है, हाँ। किस कारण हुआ, कैसे हुआ, ये तो है। इस परिस्थिति में अगर नदियां ठीक रखनी है, पानी का प्रश्न अगर हमें अच्छी तरह से हैंडल करना है, तो क्या करना पड़ेगा? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? इसका हल बहुत सरल है। इसका हल ये है कि पहले गांवों को सबल बनाओ, जिससे गांव के लोग शहरों में आने के लिए मजबूर ना हो, नंबर 1। नंबर 2, जो शहरों में नदी है, वो नदी जहां से आती है, उसका जो प्रवाह है, नदी के मूल वर्षा जल के मूल प्रवाह को और जो नदी के गंदे जल हैं, उसको बिल्कुल अलग अलग रखो। रिवर और सीवर के को सेपरेट रखो। वो जो गंदा जल है, उसको ट्रीट करके, रीट्रीट करके, रिसाइकिल करके, रीयूज करके खेती, बागवानी, कार धोने और इंडस्ट्री। शहरों में कैसे करें? शहर है ना, शहरों में इंडस्ट्री है ना। तुम्हारे पूना में इंडस्ट्री है। पूना की इंडस्ट्री को आपको मालूम है, पीने वाला पानी दिया जा रहा है। इंडस्ट्री को पीने वाला पानी क्यों दे रहे हो भाई तुम?
ये जो शहर का गंदा पानी है इसको ट्रीट करके उनको दो। अभी 500 करोड़ रुपए का दंड हुआ है तुम्हारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे, हुआ ना? वो इसीलिए हुआ कि उनको पानी ट्रीट करके उनको देना था जिनको उपयोग करना है, और वो जो जिनको पानी देना था वो हमारी पीने वाले पानी को ले रहे हैं, उठा रहे हैं। तो ये तो अन्याय है ना भाई। ये आप जो सुझा रहे हैं कि गाँव को ठीक करना है, गाँव को ये करना, ये तो दीर्घकालीन ये सब हो गया, और सरकार तो ये नहीं कर रही। सरकार मतलब सिर्फ केंद्र सरकार नहीं, वहां से लेके पालिका तक, वो तो बाकी जो कॉस्मेटिक चेंजेस है, कुछ अच्छा दिखने वाला करे, पानी कैसा भी बहे उससे, ये कर रहे। तो फिर अब ये तो बात नहीं बन रही है जो होना चाहिए। आप जो कह रहे हैं कि गांव सुधारनी चाहिए, नदी का जो सीवर और जो रिवर है वो एक साथ नहीं आनी चाहिए, ये तो सरकार ही कर रही है, वहां बैठे हुए लोग ही कर रहे हैं। तो फिर अब क्या करें? लोगों ने कुछ करना चाहिए, उनका किस तरह से प्रशिक्षण होना चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? क्या इस तरह से ये ऐसा हो कि ये सब प्रश्न और बढ़ेगा? क्या देखते हैं? देखो, जिनको करना चाहिए वो तो कर रहे हैं, वो तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के खिलाफ भी लड़ रहे हैं। हाँ, मुकदमा है, एनजीटी में है, कोर्ट में है, मुझे मालूम है। लेकिन ये जनता सोई हुई है, इस जनता को सरकारों ने लालच दे दिया है। इसलिए ये जो लालची सरकारें हैं ना, इन लालची सरकारों के चक्कर में जनता जो है, वो जो पीपल्स मूवमेंट पहले खड़ी होती ना, 20 साल पहले से मैं इस मूला मोथा नदी की लड़ाई को लड़ रहा हूँ इन सब साथियों के साथ। नरेंद्र चुग है हमारा, ये सब साथी लोग जो लगे हुए हैं, इन्होंने एनजीटी में लड़ा, इन्होंने कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब में मुकदमे लड़े। लेकिन इन मुकदमों के साथ साथ हमें जो यहाँ की जनता को जो इस काम को रुकवाना चाहिए था। तुम्हें पता नहीं है वो घटना याद है कि नहीं, जब 20 साल पहले मैं यहाँ आया तो यहाँ पत्रकार भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी मेरे साथ। तो मैंने कहा कि भाई तुम प्रेस वाले मुझसे सवाल पूछ रहे हो, मैं तुम्हारा जवाब दे रहा हूँ, तो यदि सही जवाब पूछना है नदी का तो आओ मेरे साथ खड़े हो, वो जो मशीनें वहां लग रही हैं चलो उन मशीनों को रुकवाते हैं। फॉर्चुनेटली पुणे के उस पत्रकार भवन से निकल के हम 30-40 पत्रकार लोग थे साथ, जाके वो रुकवा दी, वो रुक गई मशीन। 10-15 दिन काम नहीं चला, फिर चल गया। और मैं हर वक्त तो यहाँ नहीं बैठ सकता था, फिर तो यहाँ के लोगों को उठाना था, ये मसला रोकना था, यहाँ नहीं रुका। मेरा कहना यह है कि अब जनता में जो क्रांति के बीज थे, उन क्रांति के बीजों को इन वर्तमान सत्ता ने सेंसलेस बना दिया है। उसके अंदर जो इवोल्यूशन थी और उसके अंदर की जो रिवोल्यूशन थी, उसके ऊपर कुछ तेजाब डाल दिया है। तो उसके जो रिवोल्यूशनरी क्रोमोजोम्स थे वो दब गए। इसलिए अब अन्याय का प्रतिकार करने वाले, अन्याय को रोकने वाले लोग अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। जहां जहां दिखाई दे रहे हैं वो कर रहे हैं, बेचारे छोटा मोटा काम कर रहे हैं। कोई जमीन को ठीक करने का काम कर रहा है, कोई नदी में गंदे नाले नहीं पड़े उसके खिलाफ धरना दे रहा है। मैं जानता हूँ महाराष्ट्र में ये काम कम से कम भी दर्जनों जगह अच्छे चल रहे हैं, दर्जनों जगह बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं। लेकिन ये सरकारें आंदोलन को अपने विरुद्ध मानने लगी हैं। ये जो सरकारें हैं वो ये मानती हैं कि यदि आप आंदोलन कर रहे हैं तो आप इस सरकार के विरुद्ध हैं, आप इस सरकार के नहीं हैं। इसलिए ये सरकारें उन सब को फंसाने का काम में जुटी है। ईडी वीडी सब, ईडी बीडीसी सब लग जाती हैं, तो कुछ लोग डर जाते हैं। नहीं, ये तो एक बात होगी कि इस तरह से काम करने वाले कुछ लोग बिल्कुल है, वो अपने दम पर काम कर रहे हैं, खुद लोगों को साथ ले। प्रश्न ये है कि अब जब शहरीकरण बढ़ता है, अभी परिस्थिति जो फिलहाल बनी है, तो उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी की तरफ भी कुछ उत्तर देखने चाहिए। क्योंकि आप जो कह रहे हैं वो फिलोसॉफिकली ना वो फिलोसॉफिकल नहीं है, वो प्रैक्टिकल है, वो फिलोसॉफिकल नहीं है। फिलोसॉफिकल होता तो मैं फिर ये कहता कि भाई नहीं गांव, ये शहर नहीं बढ़ने चाहिए, गांव बढ़ने चाहिए। ये एक फिलोसफी है। मैं जो कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि वर्तमान सरकारें गांवों को खत्म करके शहर बढ़ाना चाहती हैं। तो तुम्हारी और मेरी बात से सरकार की नीति नहीं बदलेगी। यदि सरकार की नीति बदलनी है तो फिर या तो हमारी ताकत उतनी हो कि दिल्ली में जहां वो नीति लिखी जा रही है वहां हम बैठ जाएं, दंड लेके कि ये नीति हमें नहीं चाहिए।
वो हम कर नहीं सकते क्योंकि हमारी उतनी ताकत नहीं है। तो फिर हम क्या करें? तो फिर हमें यही करना है कि जहां ये ऐसे गलत काम हो रहे हैं, वैसे गलत कामों को रुकवाने के लिए जनता को बाहर आना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी में ऐसे कभी सॉल्यूशन नहीं होते। टेक्नोलॉजी जो होती है वो केवल कैलकुलेटिव होती है, इक्वेटिव होती है, और वो छोटे मोटे टेम्परेरी सॉल्यूशन दे देती है गणना करके। वो सॉल्यूशन टेम्परेरी सॉल्यूशन होते हैं। जो सस्टेनेबल सॉल्यूशन है, जिसको हम सनातन समाधान कहते हैं, सनातन समाधान तो लोगों में से निकलता है। जब लोग खड़े होते हैं तो समाधान निकल आता है। भाई मैं आज तुम्हारे सामने बैठ के बोल रहा हूं, हमने 10,800 स्क्वायर किलोमीटर जमीन जो बेपानी थी, जहां से लोग लाचार, बेकार, बीमार होके, फरार होके उजड़ गए थे, वो उन्होंने अपने आप को पानीदार बना लिया और बिना किसी सरकारी मदद के अपने आप को अपना पुनर्वास कर लिया। वो कैसे हुआ? वो ऐसे हुआ कि वहां के लोगों के पास जो ज्ञान था, जो विजडम थी, उसको उन्होंने मेरे जैसे पढ़े लिखे नौजवान के दिमाग पे डाल दिया, वायरस छोड़ दिया कि भैया हमें तेरी दवाई और पढ़ाई नहीं चाहिए, हमें तो पानी चाहिए। जो आपने उदाहरण हाँ, शुरुआत में और उसके लिए सिंपल समाधान बताया। जिस जमाने में मैं वहां काम कर रहा था, काम करने गया था, उस वक्त के लोग गीत गाते थे, बादल तो आते हैं हर साल मेरे गांव में, पर बरसते नहीं हैं वो, रूठ कर चले जाते हैं कहां हम नहीं जानते। जिस दिन से बादलों ने रूठना शुरू किया, मेरा बेटा और मेरे बेटे की बहू भी रूठ कर दिल्ली चले गए। अब न जाने मेरा बुढ़ापा कैसे गुजरेगा। मेरे कुएं में पानी नहीं, खेत में हरियाली नहीं, तो मेरे जीवन में खुशहाली कहाँ। तो मैंने कहा कि तुम ये दुख के गीत गाते रहोगे, इसका कोई समाधान का गीत भी है क्या? तो उन्होंने तुरंत समाधान का गीत गा दिया। हाँ, समाधान है। बादल तो आते हैं, बरसते हैं वो जमीन पर, जब बरसते हैं वो तो पानी दौड़कर चलता है, उसको रेंगना सिखा दो, जब वो रेंगने लगे तो खुला धरती का पेट देखकर उसमें बैठा दो, फिर न लगेगी नजर सूरज की, उस पानी से अपना जीवन चला लो। ऑपरेशन लॉस रोक दो, धरती के पेट में से सूरज चोरी नहीं कर सकता। तो ये जो समाधान है, ये सनातन समाधान है, लोगों के अपने समाधान है भारतीय। पर इन समाधान को ये सरकार नहीं सुनती ना। मैं और आप दोनों बात कर रहे हैं, इस इंटरव्यू को सरकार नहीं सुनेगी। वो सोच रहे हैं ये तो हमारे खिलाफ है। उनके जो लोग होंगे ना, वो भी उसको बंद कर देंगे, नहीं सुनेंगे। नहीं, क्या आप जो कह रहे तो उस जमाने में वो हो गया, मगर आज अगर हम करना भी चाहे तो परिस्थितियां कुछ बदली है। तो उसके लिए अगर हम लोगों को इकट्ठा करते हैं, उसके साथ भी टेक्नोलॉजी की अगर जरूरत है, क्योंकि सीवेज इतने बड़े मात्रा में निर्माण हो रहा है, इतनी बिल्डिंगें बड़ी है, तो फिर इसका समाधान करने के लिए लोग खड़े होने चाहिए। मगर उनको उसके साथ में नया तंत्रज्ञान, नई टेक्नोलॉजी नहीं है, तो फिर किस तरह से करेंगे? आपने जो क्या वो गांव में उस हिसाब से वो ठीक ही था, अभी भी वहां पर होगा। मगर पुणे जैसे, मुंबई जैसे शहर की अगर हम बात करते हैं, तो फिर टेक्नोलॉजी उसमें किस तरह से लानी चाहिए? आप कहते हो वो उसका हम इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। आप बहुत अच्छे विनम्र सवाल पूछ रहे हैं। इसके लिए सीधा सवाल है कि जो टेक्नोलॉजी है वो वाटर प्यूरिफिकेशन की, वाटर ट्रीटमेंट की, रिट्रीट करने की, रिसाइकिल करने की, रीयूज करने की, उसमें वो जनता को साथ नहीं लेंगे। क्योंकि जिस दिन वो जनता को साथ लेने लगेंगे उस काम में, और जिस दिन जनता की स्किल बढ़ाने लगेंगे, उस दिन तो उनके कॉन्ट्रैक्टर और कॉर्पोरेट दोनों डर जाएंगे और वो उस काम को करेंगे ही नहीं। मैं देखता हूं ना, अभी हमारे पूरा 109 नदियों में हमारे लोग लगे हुए हैं, करीब 300 जल प्रहरी लगे हुए हैं। जहां भी ये जाके खड़े होते हैं वो भाग जाते हैं वहां से, क्योंकि उनकी पोल खुलने वाली है। उनका जो करप्शन है ना इस सारे सिस्टम में, ये जो करप्ट सिस्टम है, इस करप्ट सिस्टम में वो जन भागीदारी नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि लोगों को इस टेक्नोलॉजी का पता चले, वो नहीं चाहते कि लोग इस टेक्नोलॉजी को जाने। हिंदुस्तान में बहुत तरह की अच्छी टेक्नोलॉजी है जो कम पैसे में हो सकती हैं। ग्रीन ब्रिज वाली है, बायो सैनिटाइजर वाली है जो बिना मशीन के हो सकता है, पानी का प्योरिफिकेशन, नाला ब्रिज वाली है, और
ये रिट्रीट करने और रिसाइकिल करने और रीयूज करने का काम जो है, वो जो एसटीपी के लिए बनाने वाले इक्विपमेंट बनाने वाली बड़ी फैक्ट्री है ना, उनको लाभ पहुंचाना है। इसलिए ये जो एसटीपी का फार्मूला है, जो पानी को ठीक नहीं करता, ये टेक्नोलॉजी में पानी ठीक नहीं हो रहा है। अभी भी 30% CO2 होता है उसमें, और वो 30% का पानी नहाने लायक नहीं होता। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमें यदि पानी का काम करना है और पानी की टेक्नोलॉजी पर समझनी है, तो फिर पानी की टेक्नोलॉजी को इख्तियार करने वाला कोई सिस्टम तो चाहिए। कोई म्युनिसिपल कमिश्नर आपको बुला के नहीं पूछेगा कि भाई इसमें जो कम खर्चे वाली टेक्नोलॉजी है वो आप हमारी इसमें लेके आओ, वो नहीं लेंगे। इसलिए ये जो आज का सिस्टम है, ये करप्ट सिस्टम है और ये कॉर्पोरेट ड्रिवन सिस्टम है। तो कॉर्पोरेट ड्रिवन सिस्टम में, करप्ट सिस्टम में जो पीपल्स डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं और जो पीपल्स स्किल है, उसको सरकारें यूज नहीं करती, उसको बाईपास करके आइसोलेशन में डाल देती हैं। आप उत्तर क्या देखते हैं? इसका उत्तर है हमारे पास। इसका उत्तर ये है कि छोटी जगह जहां भी हम कर सकते हैं, उन छोटी जगह को ठीक करने का काम करें। वो जो छोटी जगह का काम होगा, जब भी सरकारों का मन बदलेगा, सरकारें भी बदलेंगी, सरकारों का मन भी बदलेगा। मुझे पूरी आशा है कि भारत में सरकारें भी बदलेंगी और सरकारों के मन भी बदलेंगे। तो उस वक्त ये जो मॉडल होगा, जो हमारा एक तरह का टाइम टेस्टेड एक्सपीरियंस होगा, वो फिर तुम्हारे काम आएगा। फिर उसमें से जो गरीब आदमी है, जो अब बीमार होता जाता है दूषित पानी को पी के, फिर उसकी जिंदगी में थोड़ा सुधार आएगा, बदलाव आएगा। अच्छा, मतलब हम राह देखते रहे, राह ना देखें, राह एक मिनट भी ना देखें, काम करते रहें। मैंने कभी राह नहीं देखी आज तक, तुम तो जानते हो यार। सरकार बदलने की मैं काम ना सरकार बदलने की भी राह ना देखें। हम अपना काम करते रहें और समय आएगा जब सरकार बदल देंगे। हाँ, बदलेंगे यार, क्यों नहीं बदलेंगे। बिल्कुल। तो यह है राजेंद्र सिंह जी, जो पानी के बारे में, नदियों के बारे में अपनी सोच रखते हैं, किस तरह से काम करना चाहिए, उनका जीवन का प्रवास किस तरह से रहा, उन्होंने बहुत ही अच्छे शब्दों में वो सब हमारे सामने रखा। जैसे उन्होंने अपेक्षा की कि हम अपना काम करते रहे, वो काम करते रहे, जब भी कोई उसकी दखल दे या बड़े पैमाने पर उसको अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो जरूर करेंगे। तो हम अपना काम करते रहेंगे, जो भी छोटा काम है बिल्कुल करते रहेंगे। आप आए और करते हुए साधना के लिए समय दिया, कितनी मन से आपने बात की, आपकी मन की बात हमने सुनी, इसके लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद।